वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकलाइजेशन, कृषि स्थानीयकरण के सिद्धांत। ये आपके प्रथम प्रश्न पत्र के तीसरे यूनिट का पार्ट है। तो आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम सब विमर्श करेंगे कि ये कृषि स्थानीयकरण का तात्पर्य क्या है और इस स्थानीयकरण के संबंध में जर्मन विद्वान जिनका नाम वान थ्यूनेन है, उसके सिद्धांतों के ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि कृषि जो है उसका प्रोडक्शन या कृषि एक बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है और सामान्य रूप से इसमें स्थानीयकरण संबंधी कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब उसके अंदर हम ध्यान देते हैं कृषि में कौन सी फसल किसी खास क्षेत्र में बोई जाए तो उसके स्थानीयकरण की समस्या हो जाती है। फिर किसी भी प्रदेश में जो कृषि है उसका विकास वहाँ की प्राकृतिक, जिसको आप भौतिक भी कहते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि कई प्रकार की दशाओं पर निर्भर होता है। किसी क्षेत्र विशेष में पैदा होने वाले विभिन्न संभावित फसलों में से कौन सी फसल उपजाई जाए, इसका आपको निर्णय करना पड़ता है। कृषि के स्थानीयकरण के सिद्धांत का जो मौलिक आधार है वो दो क्षेत्रों के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। कल्पना करिएगा कि दो अलग अलग क्षेत्र हैं। दो अलग अलग क्षेत्र हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहाँ इस क्षेत्र में गेहूं पैदा होता है, वीट, और कार्न पैदा होता है, मक्का। यहाँ भी वीट पैदा होता है, वीट माने गेहूं होता है, और कार्न पैदा होता है, कार्न माने मक्का होता है। अब कल्पना करिए कि जो गेहूं है उसका ये जो ए वाला जो क्षेत्र है, यहाँ उसका उत्पादन 30 क्विंटल है गेहूं का, और मक्के का जो उत्पादन है वो 50 क्विंटल पर हेक्टेयर है। अब बी जो क्षेत्र है, ये वाला जो बी क्षेत्र है आप देख रहे हैं, बी क्षेत्र में गेहूं पैदा होता है 25 क्विंटल, और मक्का जो कार्न है वो पैदा होता है 30 क्विंटल। अब समस्या यहाँ पर आती है, दोनों क्षेत्रों में आप नज़र डालिएगा तो एक दूसरे के सापेक्षित उत्पादन का जो लाभ है वो कहाँ पर किस फसल का होगा। तो अगर आप ए क्षेत्र में इसका उत्पादन का स्तर देखिए, 30 है,
ये 30 क्विंटल पैदा हो रहा है और मक्का जो है 50 क्विंटल पैदा हो रहा है। तो एक्चुअली में इस क्षेत्र में आप कौन सा फसल बोएंगे जिससे कि आपको अधिकतम लाभ पैदा होगी? तो इसका उत्तर होगा कि ये जो ए का क्षेत्र है, यहाँ पर आप बोइएगा मक्का। ये मक्का बोइए, आप मक्का बोएंगे तो आप लाभ में रहेंगे। अब आप बी क्षेत्र को देखिए। यहाँ पर गेहूँ पैदा होता है 25 क्विंटल और कार्न या मक्का जो पैदा होता है वो 30 क्विंटल। अगर आप इसके प्रोडक्शन के डिफरेंस को देखेंगे, के डिफरेंस को और उसके कास्ट को देखेंगे, तो इस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन लेना चाहिए। अगर आप गेहूं बोएंगे तो आप लाभ के कंडीशन में रहेंगे। ये तो यहाँ पर मक्के का स्थानीकरण होगा, यहाँ पर गेहूं का स्थानीकरण होगा। तो इसीलिए कहा गया कि कृषि के स्थानीकरण का जो सिद्धांत है वो मौलिक आधार पर दो क्षेत्रों के तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है, कंपैरेटिव एडवांटेज का। तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के अनुसार यदि दो क्षेत्रों में दो फसलों का उत्पादन संभव हो, जैसा कि आपने अभी देखा, तथा प्रत्येक क्षेत्र में किसी एक फसल की उत्पादकता दूसरे की अपेक्षा अधिक हो, तो प्रत्येक क्षेत्र को उस फसल के उत्पादन में विशेषीकरण, जिसको आप स्पेशलाइजेशन कहते हैं, करना चाहिए, जिसकी अधिक उत्पादकता हो। इस के संदर्भ में कृषि भूगोलवेत्ता जो हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने इन तत्वों के आधार पर जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, राजनीतिक विभिन्न दशाओं के आधार पर एक मॉडल डेवलप किया, एक मानक निश्चित किया, निर्धारित किया और कृषि स्थानीकरण की उन्होंने विस्तृत तौर पर विवेचना की। इनमें इस फील्ड में जो काम करने वाले जो प्रमुख ज्योग्राफर हैं वो है सोरते, हैगेट, और जिस विशेष सिद्धांत की हम लोग आज बात करेंगे वो है वान थ्यूनेन। इन्होंने कृषि के स्थानीकरण के संदर्भ में काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया और अपना विवेचन प्रस्तुत किया। वान थ्यूनेन का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है उसको वान थ्यूनेन महोदय ने 1826 ईस्वी के आसपास प्रस्तुत किया। वान थ्यूनेन मौलिक रूप से जर्मनी के एक बड़े फार्म हाउस में मैनेजर का दायित्व निभाते रहे हैं। अपने काफ़ी वर्षों के विवरण आलेखन और उसके विवेचन से इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादन किया। तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के आधार पर वान थ्यूनेन ने कृषि के स्थानीकरण का एक विस्तृत विश्लेषण किया है। थ्यूनेन ने अपने सिद्धांत को तय करने के लिए कुछ पर्टिकुलर दशाओं की कल्पना की या सहारा लिया या मान्यता का सहारा लिया। ये ऐसे 5 बिंदु हैं जिसके आधार पर वान थ्यूनेन महोदय ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो 5 बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो बिंदु है वो है अपने स्थानीकरण सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए जो वान थ्यूनेन ने तय किया मानक, वो इस प्रकार है कि वान थ्यूनेन ने सर्वप्रथम एक ऐसे विलग प्रदेश की कल्पना की, आइसोलेटेड स्टेट की कल्पना की, जिसमें एक ही नगर स्थित हो और उसके चारों ओर जो विस्तृत क्षेत्र हो वो कृषि क्षेत्र हो। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट, ये जो इनकी 5 मान्यताएं हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से भी।
कि एक ऐसा आइसोलेटेड स्टेट हो जिसके केंद्र में एक नगर हो और उसके चारों ओर विस्तृत कृषि क्षेत्र हो। और वो जो केंद्र में जो नगर रहेगा, वो नगर इस आइसोलेटेड स्टेट जो है उसमें उपजाने वाली फसलों का एकमात्र बाजार केंद्र होगा तथा किसी और क्षेत्र से ये नगर और आयात नहीं करता हो। नगर के चारों ओर जो विस्तृत कृषि क्षेत्र है उसमें उपज का अगर आधिक्य होता है, सरप्लस होता है, वो सरप्लस भी किसी और दूसरे बाजार में नहीं जाएगा, सिर्फ इसी नगर में ही भेजा जाएगा। तो ये थ्यूनेन महोदय की जो मान्यता है वो पहली मान्यता है। दूसरे में बात करते हैं कि दूसरा कंडीशन उन्होंने बताया कि इस विलग प्रदेश में हर तरफ एक जैसी प्राकृतिक वातावरण हो, प्राकृतिक दशाएं हो, जैसे धरातल, जलवायु, मिट्टी की उत्पादन क्षमता बिल्कुल उस विस्तृत क्षेत्र में सब जगह बराबर है और वो फसलों के उत्पादन के लिए बिल्कुल अनुकूल है। ये उनका जो दूसरा कंडीशन या दशा है या मान्यता है। तीसरे में उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में केंद्रीय नगर, जो बीच में नगर है केंद्रीय सेंटर में, उसके अतिरिक्त जितनी भी शेष आबादी है वो ग्रामीण आबादी होनी चाहिए। इसमें बसने वाले जो किसान अधिक लाभ प्राप्त करने के इच्छुक रहने चाहिए और नगर के मांग के अनुसार वो अपने फसलों में परिवर्तन करने के लिए सक्षम हो। चौथा, उन्होंने अपनी मान्यता प्रकट की कि ये जो विलग प्रदेश है, आइसोलेटेड स्टेट है, में यहाँ पर एक परिवहन साधन लिखा है, इसको दो कर लीजिएगा। यहाँ पर परिवहन का दो साधन और उन साधनों में बैलागाड़ी या घोड़ा गाड़ी या बीच में जो नदी है उससे नाव के द्वारा आया जाया जा सकता है या परिवहन के साधन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा और जो आखिरी इनकी मान्यता है वो रही है कि परिवहन व्यय दूरी और भार के अनुसार बढ़ता हो। अगर दूरी बढ़ गई तो ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज जो सामान लाने ले जाने का है वो बढ़ जाएगा, या दूरी नहीं बढ़ी और जो सामान आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो अनाज आप भेजेंगे या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आप मार्केट में भेजेंगे, अगर उसका भार बढ़ गया, वजन बढ़ गया, तब भी वो जो परिवहन का व्यय है वो बढ़ जाएगा। तो परिवहन व्यय बढ़ने में दो चीज़ इम्पोर्टेंट होगा, एक दूरी इम्पोर्टेंट होगा और दूसरा भार, तीसरा और कोई कारण नहीं है। तो इस तरीके से थ्यूनेन महोदय ने 5 अपनी मान्यता को प्रूव करने के लिए 5 दशाओं का उल्लेख किया। ये 5 दशाएं आप स्क्रीन में देख रहे हैं, 1 2 3 4 5। देखिए, वान थ्यूनेन के हिसाब से इस आइसोलेटेड स्टेट में, विलग प्रदेश में, केंद्रीय नगर के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तखंडों में नगर से बढ़ती दूरी के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन होगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। इस विलग प्रदेश में केंद्रीय नगर के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तखंडों में
नगर से बढ़ती दूरी के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन होगा। संकेंद्रिक आशय होता है ये कॉन्सेंट्रिक, ये बिल्कुल ऐसे कॉन्सेंट्रिक, इसी ही कहते हैं। ये जो आप मैं डायग्राम बनाया हूँ संकेंद्री, मतलब एक केंद्र के ये अगर केंद्र है तो उससे समान दूरी पर बिल्कुल ये ऐसे गोल गोल खींचेंगे, इसको आप कहते हैं कॉन्सेंट्रिक या संकेंद्री। तो जो सबसे पहला केंद्र होगा, कल्पना करिए कि एक ये नगर है, ये नगर है लाइक दैट। ये जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं, ये सिटी सेंटर, ये नगर है। सिटी सेंटर नगर जो काले कलर में आप देख रहे हैं। नगर के सबसे पास वाला जो नगर के सबसे पास वाला जो प्रथम वृत्तखंड है, प्रथम वृत्तखंड में साग सब्जी की खेती और पशुपालन या दूध का पैदावार होगा। नगर के जो सिटी सेंटर है उसके पहले खंड में, यहाँ देख लेते हैं, ये पहला खंड, ये देखिए जोन 1 मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन। इसको आप पढ़िएगा, मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन, जो पहला खंड है। आप सेटिंग देखिए, ये वाला सॉरी, ये वाला जो है ये पहला वृत्तखंड है। ये प्रथम वृत्तखंड में साग सब्जी की खेती होगी, दुग्ध और पशुपालन का उद्योग होगा। दूसरे वृत्तखंड में ईंधन के लिए लकड़ी का उत्पादन होगा। इसको देखते हैं। दूसरे वृत्तखंड में ईंधन के लिए लकड़ी का उत्पादन होगा। जोन 2, इसमें देखिएगा, ध्यान से पढ़िए, फायरवुड एंड लेम्बरिंग प्रोडक्शन। इसको बड़ा करके देख लेते हैं। जोन 2 ये लेम्बरिंग प्रोडक्शन, ये जोन 2 ये ईंधन के लिए लकड़ी का उत्पादन होगा। तीसरे खंड में गहन कृषि पद्धति द्वारा अनाजों की खेती होगी। इसमें जो जमीन है वो परती नहीं छोड़ी जाएगी, ये खासियत होगी। थर्ड जोन को देख लेते हैं चित्र में। ये तीसरे जोन में देख लीजिएगा चित्र को, ये कलर मिलाइए। यहाँ पर का जो है जोन में, उसमें ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये वाला कलर, ये जोन 3 यहाँ पर होगा ग्रेन की खेती, अनाजों की खेती, और नो फॉलो लैंड, मतलब परती जमीन को नहीं छोड़ी जाएगी, ये इसकी खासियत होगी। आगे बात करते हैं। चौथे वृत्तखंड में क्या होगा? चौथे और पांचवें खंडों में बहुत विस्तृत पद्धति के द्वारा अन्न की खेती होगी। चौथे और पांचवें खंड में विस्तृत पद्धति द्वारा अन्न की खेती होगी। डायग्राम में देखते हैं। ये ग्रेन क्रॉप विथ 40% ऑफ फलोलैंड, थोड़ी सी 14% ज़मीन छोड़ दी जाएगी, और 3 फील्डेड सिस्टम।
चौथे और पाँचवें जोन में। यहाँ पर देखते हैं, कलर देखिएगा इसका, कभी भी शेडिंग आप देखते हैं तो कलर को याद रखिए और उस कलर के हिसाब से वहाँ पर मैच करिए, ब्लू एंड येलो। ये विस्तृत, और ये जो नीला है उसमें विस्तृत पद्धति से फसलों की खेती होगी, ग्रेन की, अनाज की खेती होगी। यहाँ पर 14% फॉलो लैंड छोड़ दिया जाएगा। ये जो है 3 फसली क्षेत्र होगा और व्यापक पैमाने में यहाँ पर खेती होगी। आखिरी और जो छठवां खंड है, उस खंड में, छठवें खंड में पशुपालन होगा। ये छठवां खंड है। लाइव स्टॉक, रेंचिंग और घास वगैरह भी बोई जाएगी। ये इसमें देखें तो इस खंड में, इस खंड में, ये जो खंड है, ये इसमें पशुपालन होगा और चारा या घास की खेती होगी। तो इस तरीके से थोड़ा इसको देख लीजिएगा कुछ देर के लिए। ये चित्र, ये जो है, ये नदी है, जो पीली वाली जो दिख रही है, ये नदी है। परिवहन का यहाँ पर सिर्फ 2 साधन हैं, या तो घोड़ा गाड़ी है या बैलगाड़ी है, या तो नाव के द्वारा आप इस शहर में पहुँच सकते हैं अपने जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसको क्रय विक्रय करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार के विलक प्रदेश में नगर से जैसे ही दूरी बढ़ती जाएगी, विभिन्न खंडों में फसलों के उत्पादन मुख्यतः परिवहन व्यय के अनुसार ही निर्धारित होगा। इसको अगर आप सूत्र में समझना चाहते हैं, एक फार्मूले को लगा के समझना चाहते हैं, तो ये इसका फार्मूला है, लाभ बराबर कृषक का लाभ है, ये वस्तु का विक्रय मूल्य, ये लाभ कृषक का है, और कृषक जो वस्तु बेचता है उसका विक्रय मूल्य, माइनस उत्पादन में जो लागत आता है वो विभिन्न फसलों के, प्लस जो परिवहन या यातायात में जो लागत आता है वो। तो आपको वस्तु का विक्रय मूल्य में उत्पादन लागत और परिवहन व्यय को, दोनों को जोड़ के अगर वस्तु के विक्रय मूल्य में आप घटा दें तो जो कृषक है उसका लाभ कितना है ये तय हो जाएगा। इस प्रकार किसी फसल विशेष का उत्पादन नगर से उतनी दूरी तक हो सकेगा जहाँ तक उसके उत्पादन लागत और बाजार तक पहुँचने के परिवहन व्यय, फसल का उत्पादन लागत और बाजार तक पहुँचने में उसका जो परिवहन का व्यय है, उसके योग बाजार में उसका, उस फसल के
प्रचलित मूल्य के बराबर होगा। अगर इन दोनों का योग ये विक्रय मूल्य से कम रहेगा तभी उस फसल का उत्पादन होगा, और अगर इन दोनों का जो योग है वो विक्रय मूल्य से अधिक हो जाएगा तो कोई भी किसान उस फसल को वहाँ पर नहीं बोएगा, क्योंकि उसको लॉस हो जाएगा, लाभ की जगह में लॉस हो जाएगा। नगर से कितनी दूरी तक, किस वृत्तखंड में, किस प्रकार के फसल विशेष का उत्पादन होगा, ये परिवहन व्यय पर ही नहीं बल्कि विभिन्न फसलों से प्राप्त उसके सापेक्षिक लाभ है उस पर निर्भर करता है। अगर उत्पादन लागत और परिवहन व्यय का योग मूल्य से कम होगा तब कृषक को लाभ होगा, और उत्पादन लागत और परिवहन व्यय जो है फसलों का, वो अगर उस फसल के विक्रय मूल्य से कम होगा तो ये लाभ की जगह में हानि हो जाएगा। और इस पर जो निर्भर करता है वो है विभिन्न फसलों से प्राप्त सापेक्षिक लाभ। अगर उसको लाभ मिलेगा तो वो उस पर्टिकुलर फसल को बोएगा और उस फसल का वहाँ पर स्थानीकरण हो जाएगा, उसकी कृषि का स्थानीकरण हो जाएगा उस प्रदेश में। थ्यूनेन ने अंततः अपने निष्कर्ष में दो नियम का प्रतिपादन किया। उनमें जो पहला नियम है वो है प्रत्येक प्रकार की कृषि पेटी फार्मिंग टाइप की बाह्य दूरी परिवहन की लागत के घटते हुए लाभ के द्वारा निर्धारित होगी। और दूसरा है प्रत्येक प्रकार की कृषि पेटी की जो आंतरिक दूरी है वो कृषि से अधिक लाभ देने वाले जो विकल्प हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, उनके द्वारा निर्धारित होगा। जिस प्रकार की फसल से कृषक को अधिक लाभ प्राप्त होगा उसी का उत्पादन आंतरिक क्षेत्र में किया जाएगा। तो इस तरह वान थ्यूनेन महोदय एक जर्मन विद्वान थे और अपने काफ़ी वर्षों के जर्मन के फार्म हाउस के अनुभवों को साझा करते हुए कृषि स्थानीकरण के लिए उन्होंने अपना ये जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। आलोचना के संदर्भ में इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार का जो विलक प्रदेश है इसकी कल्पना व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। समय के साथ जो परिवहन है उनके साधनों में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया। और ये भी कहा जा सकता है समालोचना में कि कृषि के स्थानीकरण के लिए जो थ्यूनेन साहब का जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय रहा। इसके बाद और बहुत सारे जोग्राफर्स हुए, उन्होंने इसके ऊपर काम किया। आजकल हम अध्ययन करते हैं विभिन्न उद्योगों के स्थानीकरण के लिए क्या चीज़ें आवश्यक है। तो एक नए क्षेत्र की शुरुआत हुई। ज्ञान के आयाम में विस्तार हुआ। और अकादमिक ज्ञान के क्षेत्र में उनका जो प्रयास है वान थ्यूनेन महोदय का काफ़ी बड़ा प्रयास है। इस तरह से कृषि स्थानीकरण के सिद्धांत के रूप में हमने समझने का प्रयास किया वान थ्यूनेन के थ्योरी के हिसाब से। आप सभी जानते हैं कि इस पावर पॉइंट अंजनी पटेल प्रिपेयर करती है।
उसको आभार देना स्वाभाविक है। आप सभी का इस व्याख्यान में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और इस यूनिट में परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो चैप्टर है वान थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो अध्ययन है आप बिल्कुल परीक्षा के दृष्टि से करिएगा। आप सभी को भविष्य की कामनाओं के साथ थैंक यू। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।